सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने नरेशन का बच्चे लेक्चर नंबर 7 अटेंड करने जा रहे हैं। मतलब आज नरेशन चैप्टर का 7वां दिन होने जा रहा है। बच्चे पिछले 6 दिन की क्लास में हमने बहुत सारे रूल्स को कवर किया, कॉन्सेप्ट बताया, आपको शुरुआत से डेफिनेशन बताया। अब बच्चे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टाइप नंबर, जहां पर एक ऐसे स्टेटमेंट को देखते हैं जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ में आता है। तो कॉमा के अंदर बच्चे अगर क्वेश्चन मार्क लेकर के आए तो हमने कहा उसको 2 तरीके होते हैं बनाने के। एक वैसे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस जो अपने आप को हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू करते हैं, तो उनको बनाने का जो तरीका है वो सेड या सेड टू के बदले हम लोग आस्क लिख देते हैं, है ना। आस्क लिख देते हैं, सारे कॉमा को हटा करके उसकी जगह पर इफ या वेदर लिखते हैं, और उसके बाद सेंटेंस को क्या करते हैं, थोड़ा सा अफर्मेटिव कर लेते हैं। फिर जैसे केस पर्सन वर्ड वाले लिस्ट वाले वर्ड को चेंज करते हैं वैसे हम लोग बना लेते हैं। फिर तो बहुत इजी वे था उसको बनाने के लिए। और देखना ये कि आपने कितना सीखा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम में आपको क्लास एंड होने से पहले होमवर्क दे रखा था। तो आई होप कि आपसे होमवर्क बन गया होगा। हम आपके होमवर्क को अब मैच करने चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां देखिए बच्चे, कल हमने आपको टाइप 5 तक पढ़ाया था। टाइप 5 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाने का तरीका आपको बताया गया था कि वैसे सेंटेंस जो अपने आप को या तो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से अगर शुरू करें तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, है ना। यहां देखिए, हमने एग्जांपल देकर आपको समझा दिया था, हमने बहुत सारे ड्रिल्स बनाए और अंत में बच्चे हमने आपको होमवर्क दे दिया था। सबसे पहले बाबू हम लोग होमवर्क को मैच करते हैं, ठीक है ना। पहले होमवर्क को मैच करते हैं। आइए, कितने बच्चों ने होमवर्क बना के आए हैं? कितने बच्चे होमवर्क को बना करके आए हैं? एक्चुअली बच्चे, पता नहीं कि मेरी आवाज ना आजकल थोड़ा फंस टाइप का निकलता है, समझ गया ना। हाँ, वो जोर से बोलने की आदत है, जोर से बोलने के चक्कर में क्या होता है, आवाज फंस जाती है। क्लियर है? ओके, होमवर्क बना के आए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कीजिए, होमवर्क को मैच कर लेते हैं। पहले बच्चे कॉमा के बाहर का काम करते हैं ना, पहले कॉमा के बाहर का काम करेंगे। यहां देखिए, कॉमा के बाहर में क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए, शी सेड टू हिम। कॉमा के अंदर में क्या है, एक तो क्वेश्चन मार्क है, ऊपर से क्या है, पहला वर्ड आपका या तो मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो यहां देखिए, यहां हमने लिखा शी सेड टू हिम। सेड टू के बदले हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसे हम यहां पर लिखेंगे शी आस्क्ड, है ना। शी आस्क्ड हिम। सारे कॉमा को हटा करके हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, है ना। शी आस्क्ड हिम इफ, हमने कहा सेंटेंस को अफर्मेटिव कीजिए। अफर्मेटिव में क्या होता है, ये देखिए, यू को इधर कर दीजिए और वुड को इधर कर दीजिए, हो गया अफर्मेटिव। अब जैसे बनता है वैसे बना लीजिए, है ना, जैसे बनता है वैसे बना लीजिए। देखिए, यू यहां पर कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए सब्जेक्टिव केस, है ना। कौन देगा, तो ये पर्सन सेकंड है, ये जाएगा अपने ऑब्जेक्ट के पास। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही होता है ना। वुड को नहीं बदलेंगे, वुड का तो वुड ही लिखा जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को भी नहीं चेंज करेंगे। यहां देखिए, सब के सब देखिए सेम उतार दिए जाएंगे, है ना। जहां केस पर्सन उसको चेंज करेंगे। मी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस हमें भी चाहिए। पर्सन ये है, ये फर्स्ट पर्सन जाता है अपने सब्जेक्ट के पास। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। चलिए मिलाइए, कितने बच्चों का होमवर्क मैच किया। शी आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू कम विद हर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब इंट्रोगेटिव वाले नरेशन को कैसे बनाया जाए, यू गॉट इट, आप समझ गए, सीख गए हैं, है ना। आइए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू द गर्ल्स, हैव यू एवर कम टू मी। इसे बनाया जाए, इसे बनाया जाए। यहां देखिए बाबू, इसको कैसे लिखेंगे, ही सेड टू, यहां क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे। ही आस्क्ड द गर्ल्स, सारे कॉमा को हटा करके इफ या वेदर लिखेंगे, है ना। सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, इसे अफर्मेटिव करते हैं, तो यू को इधर कर देंगे, हैव को इधर कर देंगे, ठीक है। यू कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए। पर्सन सेकंड है, सेकंड पर्सन जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट के पास। यहां गर्ल्स है, तो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, इसकी जगह पर मान के चलेंगे क्या, इसको दे। तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या लिखाएगा, दे लिखाएगा, है ना। ही आस्क्ड द गर्ल्स इफ दे, हैज है बदल जाएगा हैड में, लिस्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। कम का वितरी कम, यहां देखिए, टू मी ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन जाता है किसके पास, अपने सब्जेक्ट के पास, ये गया अपने सब्जेक्ट के पास। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, बन गया, देखिए, है ना। यहां देखिए, तो ही आस्क्ड द गर्ल्स इफ दे हैड एवर कम टू हिम। आगे बढ़ते बच्चे, दे सेड टू मी, इसके बदले में क्या लिखेंगे, दे आस्क्ड मी। सारे कॉमा के बदले इफ या वेदर, है ना। हमने कहा था कि डू डज, अगर डिड से सेंटेंस स्टार्ट हो तो डिड डू डज को काट देते हैं, लेकिन डिड को जब काटेंगे ना तो इसको V2 बना देंगे, इसको V2 बना देते हैं। डिड को काट के हटा देंगे, अफर्मेटिव हो गया ये, लेकिन उसको V2 करना पड़ जाएगा। अब जैसे बनता है बनाइए, यू सब्जेक्टिव केस, सेकंड पर्सन गया अपने ऑब्जेक्ट के पास। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई होगा, है ना। ये V2 बदलेगा हैड प्लस V3 में,
तो हैड इनवाइटेड हो जाएगा। देम यहां पर थर्ड पर्सन है, नो चेंज, देम का देम ही लिखा गया। देखिए, दे आस्क्ड मी इफ आई हैड इनवाइटेड देम, कितने बच्चों का सही बना है? दे आस्क्ड मी इफ, यू ने वो बच्चे ना, यू सेकंड पर्सन गया मी के पास, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा। सो इफ आई हैड इनवाइटेड देम, ये यहां पर होना चाहिए। ठीक है, ही आस्क्ड, दे आस्क्ड मी इफ आई हैड इनवाइटेड देम, बिल्कुल देखिए अब सही आपका यहां पर सेंटेंस बन गया है। ओके ये तो रहा बच्चे होमवर्क। तो कल हमने जो कवर किया था टाइप 5 में कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होने वाले को इस पैटर्न पे हम लोग बनाते हैं। अब हम आज बात करेंगे वैसे इंट्रोगेटिव की जो अपना स्टार्टर किससे रखे? WH वाले वर्ड से, WH वाले वर्ड से, वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, इससे रखने वाला है। तो कैसे देखिए बनाया जाए, आइए आगे सीखते हैं बच्चे। WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव वाले को कैसे बनाया जाए, ये देखिए बाबू। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछे है ना, कॉमा के बाहर कॉमा के अंदर, ठीक है, और यहां पर क्या रखेगा? क्वेश्चन मार्क, और यहां पहला वर्ड आपका WH से शुरू करेगा, WH से, ठीक है, तब हम क्या क्या लिखेंगे? यहां तो सेड हो सकता है या फिर सेड टू हो सकता है, ठीक है, और कॉमा का पहला वर्ड WH से स्टार्ट होगा, उसके बाद यहां पर या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मॉडल वर्ब होगा, यहां फिर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर यहां पर वर्ब होगा, मतलब जो भी आपका एक सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनाया जाए, देखिए बच्चे बनाने का तरीका देखिए। यहां सेड या सेड टू, इसके बदले तो आपको आस्क लिखना पड़ेगा, आस्क ही लिखाएगा इसके बदले। जितने सारे कॉमाज हैं उन सब को हटाने के बाद अभी तक आप लोग क्या लिखते आ रहे थे? अभी तक आप लोग भाई लिखते आ रहे थे किन किन चीजों को? तो अभी तक आप लोग लिखते आ रहे थे दैट को लिखा सिंपल वाले में, इंट्रोगेटिव में आपने इफ या वेदर को भी लिखा। लेकिन प्यारे बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि WH वाले इंट्रोगेटिव में ना सारे कॉमास को हटाने के बाद आपको WH के बदले ना, इस कॉमा के बदले यहां पर जो WH रहेगा ना, कॉमा के बदले आपको WH को ही उतारना पड़ेगा, कॉमा के बदले WH उतारना है। यहां लिख देते हैं कॉमास के बदले सेम WH उतार देना है, सेम WH को लिखना है, ठीक है, सेम WH को लिखना है। ओके यहां देखिए हो गया, बन गया। देखिए बच्चे एक सेंटेंस हमने लिखा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये देखिए हु आर यू, एक सेंटेंस है, He said to me, who are you? अभी तक हमारा इंट्रोगेटिव यहां हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा था, लेकिन अब कहां से स्टार्ट हुआ? WH वाले वर्ड से स्टार्ट हुआ। तो WH वाला वर्ड को हम लोग कैसे डील करें बच्चे, ध्यान से सीखिएगा। देखिए कैसे डील करते हैं, समझिएगा। पहले कॉमा के बाहर क्या क्या लिखना है बाबू? सेड टू के बदले आपको आस्क्ड ही लिखना है, ही आस्क्ड मी। सारे, अब यहां देखिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, सारे कॉमा को हटा दिए, सारे कॉमा को हटा दिए। सारे कॉमा हटाने के बाद हमने क्या बोला? सारे कॉमास के बदले सेम WH को लिख दीजिए। यहां WH हमारा क्या है? तो कॉमा के बदले हम यहां पर WH लिखे हैं। तो जब कॉमा के बदले WH लिखा ही गया, अब इसका वैल्यू यहां खत्म। ये देखिए वैल्यू इसका खत्म हो गया। कॉमा के बदले हमने WH लिख ही दिया, तब दो बार तीन बार WH थोड़ी लिखेंगे। समझ जाइए कि कॉमा के बदले जो WH रहेगा उसको उतार दीजिए, फिर इसको हटा दीजिए। हट गया। अब आपके सामने क्या दिख रहा है? आर यू। तो आर यू सीधा है कि उल्टा लिखा हुआ है? मतलब इतना इंट्रोगेटिव है, इसको अफर्मेटिव कर दीजिए, मतलब सीधा कर दीजिए। तो आर यू का सीधा क्या होगा? तो हो जाएगा यू आर। आप जैसे बनता वैसे बना लीजिए। यू यहां पर कौन सा केस? ये कौन सा केस यहां पर? तो भाई ये तो सब्जेक्टिव केस है, तो हमें भी चाहिए। पर्सन कौन सा? तो सेकंड। सेकंड पर्सन किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास। अब हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस। यू का वैल्यू खत्म, कौन देगा? मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आई होता है। आई होता है ना। कॉमा में पहले से इज आरएम है, तो लिस्ट वाला क्या कहता है कि अगर पहले से इज आरएम हो तो आंसर में वॉज या वर का यूज किया जाता है। देखिए बन गया सेंटेंस हमारा। ही सेड टू मी हु आर यू। आंसर क्या लिखाया? ही आस्क्ड मी हु आई वाज। ही आस्क्ड मी हु आई वाज। एम नहीं बच्चे, कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू आने पर इज आरएम बदलता है वॉज वर में। लिस्ट में देखा था ना आपने, लिस्ट में लिखा हुआ था ना कि अगर क्वेश्चन में इज आरएम हो तो आंसर में वॉज वर, क्वेश्चन में वॉज वर हो तो आंसर में हैड बीन। ऐसे था लिस्ट बना हुआ। आइए और अभी क्वेश्चन बनाया जाए। सीखने के बाद ना बनाने का एक अलग मजा आता है। यहां देखिए, यहां हमने लिखा शी सेड टू हर, शी सेड टू हर what have you
डन फॉर मी, शी सेड टू हर व्हाट हैव यू डन फॉर मी। हाँ, इसे देखिए बच्चे बनाया जाए, कैसे बनाएंगे पहले आपको हम बना के दिखाते हैं, फिर आपसे हम बनवाएंगे, ठीक है। यहां देखिए पहले कॉमा के बाहर क्या क्या लिखेंगे हम, शी लिखा, सेड टू की जगह पे क्या लिखा, आस्क्ड लिखा, तो शी आस्क्ड हर, शी आस्क्ड हर। सारे कॉमा को हटाने के बाद हमने क्या कहा, क्या लिखना है, जो सेम WH रहेगा उसी को कॉमा के बदले लिखना है। तो जैसे ही WH उतरा भाई इसको हटा दिया, अब इसका वैल्यू खत्म हो गया तो नीचे उतार दिया गया, है ना। अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, हैव यू डन फॉर मी, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा। सीधा बोलने का मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, तो इसको हम कर देंगे यू हैव। अब समझिए कि आपके सामने ये सेंटेंस है और इसको नरेशन में बना देना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले यू यहां पर कौन सा केस, अंत में यही काम करना है, कौन सा केस कौन सा पर्सन, यू कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो हमें भी चाहिए। पर्सन कौन सा, तो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है तो इसको जाना पड़ेगा कहां, अपने ऑब्जेक्ट के पास, है ना। अब इसका वैल्यू खत्म, हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा, हर, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू, शी होता है। कॉमा के बाहर अगर सेड या सेड टू हो तो कॉमा के अंदर अगर हैज पहले से है तो ये बदल जाएगा किसमें, हैड में। अब कोई चीज पता है कैसे बदल रहा है, कैसे हो रहा है, अगर जो बच्चे आज की क्लास में नए नए जुड़े हुए हैं ना, जो पहली बार हमसे आज नरेशन का क्लास कर रहे हैं, उनको आज कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी, समझ गए, क्योंकि अगर उनकी इससे पहले उन्होंने अगर क्लास नहीं किया है, बीच में आकर के नरेशन क्लास को कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत होगी ही होगी। जो हमारे साथ शुरू से क्लास में बने हुए हैं उनसे सारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो देखिए शी आस्क्ड हर व्हाट शी हैड, हैड से बदल गया हैड में, डन का डन, फोर का फोर, मी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, अपने सब्जेक्ट के पास, शी, यहां मी का वैल्यू खत्म, हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस कौन देगा, शी, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हर होता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, हमसे पहले बना करके आप बैठे हुए हैं, यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए कि हमसे पहले बना करके आप बैठे रहे। बन गया ना, चलिए बिल्कुल देखिए बन गया। तो ये रहा भाई साहब WH वाले इंट्रोगेटिव का काम तमाम, है ना। अब आपको हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा बना के दिखाइएगा, ठीक है। ये रहा बच्चे आपके सामने थोड़ा सा ड्रिल्स, क्वेश्चन देखिएगा। They said to me, they said to me, यहां देखिए बच्चे, they said to me, who killed रावण, ओके, they said to me who killed रावण। अब इसे हम लोग बनाते हैं, बनाइएगा बच्चे, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, करके दिखाइए। एक और क्वेश्चन आपको हम दे देंगे इसके बाद में, ठीक है, लिख देते हैं यहां पे एक और क्वेश्चन। द बॉयज सेड टू व्हाट डू यू नो अबाउट अस, क्वेश्चन मार्क। बनाइए बच्चे, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बनाइए, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल एकदम रूल पे बनाएंगे, सही बनेगा। रूल से बाहर जाएंगे तो गलती होने का चांस रहेगा फिर, बिल्कुल। देखिए क्लास आज ज्वाइन के आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक जो पिछले जो क्लास जितने पढ़ा दिए गए ना, नरेशन चैप्टर को सीखना है तो आपको शुरू से सीखना पड़ेगा, बीच से घुस करके ना कोई चैप्टर समझ में नहीं आ सकता है। हर चीज की शुरुआत होती है ना, शुरुआत अच्छा रहेगा तो मतलब पूरा लेवल आपका अच्छा रहेगा। 18 दिन का बैकलॉग लग गया है तो क्या करें, देखिए जो चीज पीछे छूट गया है तो कंप्लीट तो आपकी जगह पे कोई और तो नहीं कर सकता है, आप ही को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो बच्चे कहते रहते हैं कि सर हमारा बैकलॉग लग गया है, सर हमारा इतना क्लास छूट गया है, सर कैसे मेंटेन करें, तो कैसे मेंटेन करेगा, इस चीज की जो बुद्धि है वो आपके पास ही हो सकती है ना। आप किस माहौल में रहते हैं, आपके पास कितना टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, घर का काम काज भी साथ में करने के लिए, तो अपने हिसाब से बच्चे आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा ना। जो क्लास छूट गया है, बैकलॉग लग गया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको कंप्लीट करते रहना पड़ेगा, कोई और तो आएगा नहीं आपके लिए कंप्लीट करने वाला, है ना। वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो क्लास को देखिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, चल सकता है ना। और अगर नहीं तो ज्यादा अगर लग गया है तो भैया फिर जब क्रैश कोर्स जब लॉन्च होगा तो उसमें एडमिशन करा लीजिएगा, आपका भाई अच्छा क्लास कोर्स मतलब क्लास कंप्लीट हो जाएगा फिर से, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, इसको बनाते हैं आपके सामने, ठीक है ना। ध्यान देखिए बच्चे, पहले कॉमा के बाहर क्या क्या लिखेंगे हम, सो दे सेड टू के बदले लिखेंगे आस्क्ड, मी का हो गया मी, सारे कॉमा को हटाकर क्या लिखेंगे, तो जो WH है उसी को लिखना पड़ता है। अब देखिए इसको काट के हटा दीजिए, समझिए कि अब हु लिखा हुआ है ही नहीं। अब बताइए आपके सामने क्या लिखा हुआ है ना, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए बच्चे,
हु किल्ड रावण, है ना। अब हु के बाद हमने कहा कि जब जब WH आता है तो WH के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर रहता है, हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। लगभग WH के बाद में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन यहां देखिए तो क्या इस हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब था? नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब रहता है ना, तब सेंटेंस को सीधा करना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब ना सेंटेंस को सीधा करेंगे। ये देखिए हु को काटे ना, अब यहां कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम सीधा किसको करेंगे? हम सीधा किसी को नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये सीधा किया हुआ है। तो बस समझिए कि ये V2 लिखा हुआ है, तो V2 बदल जाता है किस में? तो ये बदल गया हैड प्लस V3 में, बन गया सेंटेंस आपका, देखिए, है ना। तो दे आस्क्ड मी हु हैड किल्ड रावण। यहां हैड कैसे आया? तो लिस्ट में लिखा गया था ना कि कॉमा के अंदर अगर पहले से V2 है तो वो बदल जाता है हैड प्लस V3 में, ठीक है, बन गया। देखिए दे आस्क्ड मी हु हैड किल्ड रावण। यहां देखिए, अब इसे बनाया जाए, यहां से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। द बॉयज सेड टू के बदले हम बाबू यहां लिखेंगे आस्क्ड, द बॉयज आस्क्ड हर, द बॉयज आस्क्ड हर। सारे कॉमा के बदले क्या लिखे? WH है, तो WH को सेम उतार देंगे। अब इसको हटा दीजिए काट के, इसको मत देखिए, हट गया अब ये। अब आपके पास क्या बचा? देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में ना, डू यू नो अबाउट अस। हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब डू या डज वाला इंट्रोगेटिव हो तो उसको काट के हटा दीजिए, उसको भी काट के हटा दीजिए, हो गया आपका सेंटेंस सीधा। अब जो आपके सामने है बना लीजिए, हो गया सीधा सेंटेंस। तो यू यहां पे कौन सा केस? सब्जेक्टिव, तो हमें भी चाहिए। पर्सन कौन सा? सेकंड पर्सन जाना पड़ता है कहां? ऑब्जेक्ट के पास, है ना। ये गया अपने ऑब्जेक्ट के पास। अब यू का वैल्यू खत्म, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी होगा, है ना। ये देखिए V1 है, V1 बदल जाएगा किसमें? V2 में। कॉमा के अंदर पहले से V1 V5 हो तो आंसर में V2 हो जाता है, वो बदल गया। अबाउट का अबाउट लिखे। अस क्या है? तो ऑब्जेक्टिव केस है, हमें भी चाहिए। पर्सन कौन सा? तो फर्स्ट पर्सन को जाना पड़ता है अपने सब्जेक्ट के पास। द बॉयज है, द बॉयज बोलने का मतलब समझिए कि दे लिखा हुआ है, प्लूरल के लिए उसको हम दे मान के चलते हैं। तो दे के लिए यहां पर ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो देम होगा, बन गया। देखिए फुल स्टॉप लग गया। आंसर में हमेशा फुल स्टॉप, आंसर में हमेशा फुल स्टॉप। बच्चे कल हमने आपको डू डज के बारे में बताया था ना कि जब डू या डज आता है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसको काट के हटा दीजिए, उसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो द बॉयज आस्क्ड हर व्हाट शी न्यू अबाउट देम, बन गया आपका नरेशन। देखिए WH वाले का क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम आगे बढ़े। टाइप नंबर 5 आपका यहां पर क्लियर हो गया। टाइप 5 में दो तरह के क्वेश्चन आपने देखे, इंट्रोगेटिव से लिया गया, जो एक अपने आप को हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू करें, दूसरा आपका जो WH से शुरू करें। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइप नंबर 6 की बात करते हैं अब बच्चे, टाइप नंबर 6 की बात करते हैं अब। नहीं बच्चे, रावण पहले नहीं हो पाएगा, यहां रावण पहले नहीं होगा। आप ध्यान सुनिए, हु के बाद यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब रहता तब ना सेंटेंस को सीधा करते, यहां हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो सेंटेंस को सीधा नहीं करेंगे, जैसे लिखा हुआ है वैसे उसको लिखेंगे। अब आगे बढ़े, चलिए। हाँ, अब हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग बच्चे अब लास्ट में पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए यहां देखिएगा, टाइप नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। टाइप 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम सीधे टाइप नंबर 6 की बात करेंगे। ओके लेकिन बच्चे टाइप 6 थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और मेन टाइप 6 तक सीख गए, मतलब आपने नरेशन को सीख लिया। अब इसके बाद आप चाहे जैसा क्वेश्चन बनाइए बनेगा। और 10th के एग्जाम के लिए ना बच्चे, 10th के एग्जाम के लिए इतना काफी होता है, इतना रूल पढ़ के जाइए, सेंटेंस आपसे बन जाता है। हाँ, लेकिन आपको इस पूरे चैप्टर पे बच्चे कमांड करने के लिए आपको शुरुआत से क्लास को देखना पड़ेगा। ये हम नहीं करें कि आप बीच में आइए और क्लास आज से स्टार्ट किया आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। ये बात हम खुद कह रहे हैं आपसे, हम इसका मतलब कुछ तो रीजन है इसके पीछे ना। हाँ, अभी आपसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी घबरा क्यों रहे हैं? अभी तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, अभी तो पूरा एक से आपका पूरा एक दिन बच्चे क्लास आपका हम लेंगे खाली प्रैक्टिस कराने का। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना ऑब्जेक्टिव बना बना करके, वैसे आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आएंगे पूरा 6 टाइप से मिक्स करके। देखिएगा कैसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा आपसे। हाँ, अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, टाइप 6 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। टाइप 6 को प्यारे बच्चे 2 पार्ट में बांटा गया है, ध्यान सुनिएगा। टाइप 6 को 2 पार्ट में बांटा गया है और दोनों पार्ट को सीखना बहुत जरूरी है। टाइप 6 में पहला जो पार्ट है इसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब अभी हमने इंपरेटिव सेंटेंस को बनाया, इंट्रोगेटिव को बनाया, सिंपल को बनाया, अब बारी आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और दूसरा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। ये कैसे सेंटेंस होते हैं भाई, इनकी पहचान क्या होती है? तो पहचान होती है इनकी, जिस सेंटेंस से, वैसा सेंटेंस जो किसी को कर्स करे
या जिस सेंटेंस से किसी को हम ब्लेस करें या विश करें, है ना, मतलब अपनी विश रखें, या फिर हम प्रे करें, प्रार्थना करें, वैसे सेंटेंस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके बच्चे ध्यान सुनिएगा, जिस सेंटेंस से हम किसी के लिए अपने मुंह से दुआ, यहां दुआ या बद्दुआ, ठीक है ना, जिस सेंटेंस से हम अपनी इच्छा को जाहिर करें या प्रार्थना करें किसी के लिए, तो वैसे सेंटेंस जिससे किसी के लिए प्रार्थना, अपने मन की इच्छा या दुआ या बद्दुआ निकलती हो, वैसे वाक्य को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। और एक होता है सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से क्या होता है, ठीक है, मतलब अपने मन की ना, आप किसी भी बात को आप एक फीलिंग के साथ कहते हैं, विस्मय के साथ कहते हैं उसको। जैसे जिस सेंटेंस से, है ना, जिस सेंटेंस से हम सरप्राइज को दिखाते हो, ये देखिए, जॉय को दिखाते हो या सरप्राइज को दिखाते हो, सरप्राइज दिखाते हो, या सौरो व्यक्त करते हो, दुख को जताते हो, या पछतावा को, अफसोस को जताते हो, ठीक है, या अपने गुस्से को दिखाते हो, अपने गुस्से को व्यक्त करते हो, ठीक है, या हम किसी को क्या कहते हैं ना, रिग्रेट करें, चाहे एंगर करें, है ना, मतलब क्या उसको कह सकते हैं आप, कॉन्टेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब घृणा के साथ, घृणा के साथ, नफरत के साथ। तो जहां कहीं पर आप इस तरह की भावनाओं को दिखाते हैं ना, जाहिर करते हैं, वैसे सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसको तो वैसे हिंदी में नाम दिया गया है विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादि सूचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं इसको। लेकिन हाँ, पता है दोनों में डिफरेंस तो हो गया कि वैसा सेंटेंस जिससे हम किसी को दुआ, बद्दुआ, इच्छा या प्रार्थना करें, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वो सेंटेंस जिस सेंटेंस में कोई खुशी जाहिर कर की जा रही हो, जिस सेंटेंस में उस वाक्य को ना खुशी के साथ बोला जाता हो, खुश होकर के बोल रहे हो, या आश्चर्य होकर बोल रहे हो, आश्चर्य होकर बोल रहे हो, या उस बात को आप दुख के साथ जता रहे हो, दुख के साथ बोल रहे हो, या फिर अफसोस के साथ कह रहे हो, अफसोस के साथ, या फिर आप उसको गुस्से में कह रहे हो, गुस्सा में कह रहे हो, ठीक है ना, या फिर उसको आप घृणा में कह रहे हो, नफरत के साथ कह रहे हो। तो वैसे वाक्य जहां पर खुशी, आश्चर्य, दुख, अफसोस, गुस्सा, नफरत, घृणा का बोध हो, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और वैसे सेंटेंस जिसमें अपने मुंह से दुआ, बद्दुआ, इच्छा, प्रार्थना निकलती हो, उस वाक्य को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चे। सौरो के बाद बच्चे लिखा हुआ है रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट का मतलब अफसोस। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चे टाइप 6 में हमें कॉमा के अंदर में कैसा सेंटेंस मिलने वाला है। तो कॉमा के अंदर में या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा या फिर एक्सक्लामेटरी रहेगा। अच्छा, पहचान क्या रहेगी? जैसे इंट्रोगेटिव का तो पहचान ये होता है क्वेश्चन मार्क, तो इन दोनों का भी अपना कोई पंक्चुएशन मार्क होता होगा ना बच्चे, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों का एक ही पंक्चुएशन मार्क है, दोनों का सेम है। और इन दोनों का मार्क क्या है, निशानी क्या है? तो अपने साथ में, अपने अंत में ये इस वाले पंक्चुएशन मार्क को लेकर आते हैं। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क हो चाहे ऑप्टेटिव मार्क हो, दोनों का भाई सेम होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वो सेंटेंस ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लामेटरी है, क्योंकि दोनों सेंटेंस ना अपने को एंड करता है किससे? अपने को एंड करता है इससे। बच्चे घृणा को बोलते हैं कंटेम्प्ट, बोलते हैं कंटेम्प्ट। ओके, चलिए देखिए, दोनों के अंत में यही लिखा रहेगा, आप पहचान लीजिएगा, या तो ऑप्टेटिव है या तो फिर क्या है, वो एक्सक्लामेटरी है। पता चल ही जाएगा, जिसमें दुआ बद्दुआ करेगा समझ जाइए कि वो ऑप्टेटिव है, जिसमें खुशी, आश्चर्य, दुख, अफसोस, गुस्सा, घृणा दिखाई देगा, समझ जाइए वो आपका सेंटेंस क्या है ना, क्या है, एक्सक्लामेटरी है। बाकी बच्चे इसमें ETC डाल देते हैं, ETC आगे लव हो चाहे कुछ और हो, इसी में सब आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा। अच्छा, एक और खास बात क्या है ना, कि जितने ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ना, ये अपनी शुरुआत में से करते हैं। किससे करते हैं? में से करते हैं, में, मॉडल वर्ब में से करते हैं। तो इनकी पहचान हो गई कि सेंटेंस के लास्ट में ये रहेगा और शुरुआत में क्या रहेगा, तो में रहेगा। पहचान इनकी हो गई, एक बार में पहचान जाएगा भैया ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और जिसमें ये रहेगा लेकिन में नहीं रहेगा,
तो समझ जाना है कि वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। फिर से एक बार मान लीजिए एक हमने सेंटेंस लिखा, लास्ट में ये वाला मार्क दिया और पहला वर्ड में लिखा, तो क्या कहिएगा, ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लामेटरी है? यार बच्चे कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि ये इस तरह का सेंटेंस कैसा सेंटेंस कहलाएगा, ऑप्टेटिव कहलाएगा कि एक्सक्लामेटरी कहलाएगा? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, तब हम पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ चुका है। तब हम भाई आप इसको बनाना शुरू करेंगे। जल्दी बच्चे कमेंट कीजिएगा। में से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ एक्सक्लेमेटरी मार्क पे, लेकिन कहलाएगा कैसा सेंटेंस वो? बहुत बढ़िया जवाब, ये कहलाएगा ऑप्टेटिव, बिल्कुल सही जवाब है। और जिस सेंटेंस के लास्ट में ये हो सकता है कि अंत में रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे कहीं रहे। एक खास बात बच्चे याद रखिएगा, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना, वो कहीं पर भी इस निशान का यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी। ये क्या करते हैं, ये कहीं पर भी, है ना, ये में से शुरू नहीं करते हैं, में से शुरू नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन है ना कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ये इनके साथ देखिए खास बात हो गई। तो हमें लगता है कि आप दोनों सेंटेंस को पहचान लीजिएगा अच्छे से कि कौन ऑप्टेटिव है और कौन एक्सक्लेमेटरी है। पहचान लीजिएगा ना। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डेमो कर लेते हैं, देखते हैं वाकई पहचान पाएगा कि नहीं। आपके सामने हम दो सेंटेंस लिखते हैं बच्चे, आपके सामने हम दो सेंटेंस लिखेंगे, बताइएगा कौन ऑप्टेटिव है और कौन एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि फाइनली जवाब हमें मिल जाएगा ना, तो हम आगे बढ़ जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए बच्चे अब यहां देखिएगा, यहां हम शुरू करते हैं। एक सेंटेंस लिखा हमने, ये बच्चे कॉमा के अंदर से लिखा रहेगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, चलिए बच्चे बताइएगा कौन इसमें ऑप्टेटिव है, कौन इसमें एक्सक्लेमेटरी है। जिसमें जो ऑप्टेटिव रहेगा उसमें ओ लिख दीजिएगा, जिसमें एक्सक्लेमेटरी रहेगा उसमें ई लिख दीजिएगा। ठीक है, बताइए कौन ऑप्टेटिव है और कौन एक्सक्लेमेटरी है, नंबर 1 और नंबर 2 पहचान जाइएगा, तब हमें बताना और आसान हो जाएगा। देखिए सिंपल सा चीज है कि ग्रामर सीख रहे हैं ना, तो ये एक दिन का चीज तो है नहीं। ऐसा नहीं कि भाई कोई टीचर आए, पढ़ा दिए, सिखा दिए और हम तुरंत उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है बाबू। ग्रामर में टाइम मांगता है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है इसमें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जवाब आया है, बहुत ही बढ़िया जवाब आया है। यहां देखिए इसकी पहचान क्या है कि ये में से शुरू नहीं होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से शुरू नहीं होते हैं, लेकिन कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक तो इसमें में नाम का वर्ड है ही नहीं, ऊपर से ये जो है ना देखिए लास्ट में नहीं है बल्कि यहीं पर पकड़ा गया, तो ये कहलाएंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये जो भाई साहब हैं ये अपने को शुरुआत कर लिया किससे, में से, तो देखिए साफ साफ है कि ये अपनी शुरुआत में से करते हैं, कौन, ऑप्टेटिव, तो ये हमारे ऑप्टेटिव हो गए। इसका मतलब यू गॉट द डिफरेंस, है ना, आपको अंतर पता चल गया कि कौन ऑप्टेटिव होता है और कौन एक्सक्लेमेटरी होता है। बहुत बढ़िया काम। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब आपको नरेशन बनाना सिखाते हैं। पहले किसका, पहले ऑप्टेटिव वाले का। ऑप्टेटिव वाले को अच्छे से सीख जाएंगे तब हम फिर इस वाले को बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना आपको सिखाते हैं, ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहां देखिए बच्चे, पहले हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को सीखेंगे, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना पहले हम लोग सीखेंगे। देखिए एक सेंटेंस कॉमा के बाहर रहेगा, दूसरा सेंटेंस कॉमा के अंदर रहेगा। ठीक है, स्टार्ट किससे रहेगा, में से स्टार्ट रहेगा और अंत में ये ऑप्टेटिव मार्क दिया रहेगा। ठीक है, यहां पर आपका सेड भी हो सकता है या सेड टू हो सकता है। ठीक है, अब आइए बनाया जाए इसको। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच, अब इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में। क्या क्या किया जाएगा, यहां देखिए बच्चे, सेड या सेड टू के बदले आपको क्या क्या लिखना होगा। अगर आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, तो कौन कौन सा वर्ड लिखा जाएगा सेड या सेड टू के बदले। देखिए ऑप्टेटिव का मतलब जानते हैं ना कि इसमें दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना या इच्छा वाला वर्ड रहेगा। तो सुनिएगा, सेड रहे चाहे सेड टू रहे बच्चे, इसमें आपको इन दोनों के जगह पर अगर लगता है कि कोई अच्छी बात कह रहा है, दुआ दे रहा है, तो आपको बच्चे यहां पर लिखना पड़ेगा ब्लेस्ड। क्या लिखना पड़ेगा, ब्लेस्ड, सेड या सेड टू के बदले। अगर आपको लगता है कि दुआ दे रहा है तब, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में बद्दुआ दे रहा है तो आप यहां लिख दीजिएगा सेड या सेड टू के बदले कर्स्ड।
ठीक है, क्या लिखिएगा? कर्स लिखिएगा। आपको लगता है कि प्रार्थना किया जा रहा है तो लिखिएगा प्रेड। इसके बदले तो सेड या सेड टू के बदले। आपको लगता है कि किसी की इच्छा व्यक्त की जा रही है यहां पर, तो उसके जगह पे क्या लिखिएगा? विश्ड लिखिएगा, है ना। इच्छा जाहिर अगर हो रही हो तो आपको वहां पर विश्ड लिख देना है। अच्छा, सारे कॉमा के बदले, सारे कॉमा को हटाने के बाद क्या लिखेंगे? तो कॉमास के बदले, इसके बदले दैट का यूज करेंगे। वापस देखिए आ गया दैट, दैट लिखेंगे। ठीक है, कॉमास के बदले हम क्या लिखेंगे बाबू? दैट लिखेंगे। बात याद रखना है। इतना करने के बाद फिर अब क्या बचेगा? देखिए क्या बचेगा। सेंटेंस को सीधा करना होगा। फिर क्या करेंगे? सेंटेंस को अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब सीधा कर लेंगे। फिर जैसे बनता है वैसे बना लेंगे, हो गया, बस इतना ही काम करना है। आइए देखिए, ये पैटर्न जो है ना, जो पैटर्न है इसको कैसे हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए आपके सामने हम क्वेश्चन रखते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है ही सेड, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी मे यू पास दिस ईयर, मे यू पास दिस ईयर। उसने मुझसे कहा कि मे यू पास दिस ईयर, मतलब कहने का इसमें अच्छा चीज बोल रहा है, पास करने के लिए कह रहा है, मतलब दुआ दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। तो आपको जैसे ही पता चले कि सेंटेंस पढ़ने के बाद कि कुछ अच्छा लिखा हुआ है, समझ जाना है कि उसमें अच्छी बात की जा रही है। अच्छी बात करने का मतलब दुआ दिया जा रहा है। तो भाई साहब दुआ देने की बात हो तो क्या लिखेंगे? देखिए ब्लेस लिखेंगे हम। तो आइए इसको बनाते हैं। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां हमने सेड टू की जगह पर क्या लिखा? तो हमने ब्लेस्ड लिखा, क्योंकि यहां पर दुआ दी जा रही है। उसने मुझसे कहा कि भगवान करे तुम इस साल पास कर जाओ, भगवान करे इस साल तुम पास कर जाओ। इसमें बच्चे ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर वाला सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस था। वो टाइप नंबर 4 आपको हम पढ़ा चुके हैं, पिछले लेक्चर को जाकर एक बार देख लीजिए क्लास को, ठीक है। ही ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी, सारे कॉमा के बदले हटाइए, क्या लिखिएगा? तो दैट लिख दीजिएगा, हो गया। अब क्या बचा आपके पास? मे यू पास दिस ईयर। अब ये सेंटेंस ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यू को इधर कर लेंगे, मे को इधर कर लेंगे, हो गया सीधा। सीधा हो गया ना। अब जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। यू यहां पर कौन सा केस? अंत में तो वही काम करना है, कौन सा केस, कौन सा पर्सन, किसके पास चेंज होगा। तो यू यहां बच्चे कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। पर्सन यहां पर सेकंड, सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, है ना। अब यहां हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा? तो मी देगा, ये तो नहीं देगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आई होता है। कहा गया लिस्ट में कि अगर क्वेश्चन में पहले से मे हो तो आंसर में लिखना पड़ता है माइट। मे बदलता है माइट में, फिर मेन वर्ब को टच नहीं करते हैं। दिस बदल जाता है दैट में, दिस किस में बदलता है बच्चे? दिस बदल जाता है दैट में, और ईयर का हो जाएगा ईयर, और हो गया लास्ट में फुल स्टॉप। याद रखना बच्चे, लास्ट में आंसर में हमेशा फुल स्टॉप। क्वेश्चन में चाहे जैसा पंक्चुएशन मार्क लेके आए, आंसर में ऑलवेज आपको फुल स्टॉप यूज करना है। क्लियर हुआ? सो ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट पास दैट ईयर। बन गया देखिए सेंटेंस। आइए एक और बनाया जाए। ये देखिए बच्चे सेंटेंस हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसका ड्रिल्स करते हैं, देखते हैं कितना आप लोग बना लेते हैं। अगर समझ गए हो तो बनाइएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे आपको हम। शी सेड टू हिम मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन। ये रहा बच्चे क्वेश्चन आपके सामने। पढ़िए समझिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। दुआ दे रहा है कि बद्दुआ दे रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये। दूसरा देखिए बच्चे, सेंटेंस है द सब्जेक्ट्स सेड मे द किंग ये देखिए बच्चे आपके सेंटेंस दिए गए हैं, बनाइएगा इसे। एक और
देखिए बच्चे, हाँ अच्छे तीनों को पहले बनाइएगा, बहुत ही देखिए आसान है, खाली पकड़ना है कि आप उसमें क्या लिखना है ना, कर्स लिखना है कि ब्लेस लिखना है कि क्या लिखना है। पास को क्यों नहीं बदले, देखिए जिस सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को बदल दिया तो फिर पास को बदलने का उसमें मेन वर्ब को फिर टच नहीं किया जाता है। ओके बच्चे बनाया जाए इसको, बनाइएगा। शी सेड टू हिम, मैं, अच्छा यहाँ एक मिनट यहाँ छूट गया था, एक सब्जेक्ट यहाँ छूट गया भाई साहब, एक मिनट थोड़ा बच्चे, थोड़ा छूट गया है, कैसे बनाइएगा, यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे बनेगा, यहाँ वर्ड बच्चे मिसिंग है। मे ही फेल इन द एग्जामिनेशन, बच्चे आप बनाइएगा, मे ही फेल, यहाँ सब्जेक्ट तो मैंने छूट गया था। द सब्जेक्ट सेड मे द किंग लिव अ लॉन्ग लाइफ, यहाँ बच्चे सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, क्या होती है प्रजा, जनता। दे सेड मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, हाँ मे ही फेल इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए वर्ड को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है। किसी को फेल करने की बात हुई बच्चे, यहाँ बताइए, किसी को फेल करने की बात है, मतलब मनाया जा रहा है कि वो फेल कर जाए, वो तो क्या कर रहा है, बदुआ ही मिल रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, कर्स्ड लिखेंगे। शी कर्स्ड हिम, सारे कॉमा के भटने के बाद क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। फिर सेंटेंस को कर देंगे सीधा, तो ये इधर ही हो जाएगा, इधर में हो जाएगा, बस दो वर्ड को सीधा किया जाता है। ही तो आपका थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, ही का ही रह गया, लेकिन में बदल जाएगा किसमें, माइट में। तो जब हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब बदल ही गया तो फिर मेन वर्ब को टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए बन गया आपका नरेशन। आंसर बच्चे हमेशा फुल स्टॉप में होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर क्या किया गया, कर्स किया गया, क्रश नहीं भाई, कर्स है, क्रश अलग चीज है। क्रश का मतलब किसी पर दिल आ जाना, और कर्स बोलने का मतलब हाँ उसको श्राप दे देना, उसको बद्दुआ दे देना। द सब्जेक्ट सेड मे द किंग लिव अ लॉन्ग लाइफ, देखिए प्रजा ने कहा, क्या कहा कि भगवान करे कि हमारे राजा की उम्र क्या हो, लंबी हो, है ना। तो क्या कर रहा है, प्रजा क्या कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है ना। प्रजा क्या कर सकती है, तो प्रार्थना कर सकती है। तो यहां देखिए हमने लिखा कि द सब्जेक्ट्स प्रेड दैट, है ना, प्रेड दैट, ठीक है, प्रेड दैट प्रार्थना किया। यहां देखिए मे द किंग, तो द किंग को इधर कर देंगे, मे को इधर कर देंगे। अब द किंग तो भैया द किंग ही लिखाएगा, है ना। मे का हो जाएगा माइट, ठीक है, लिव का लिव रह जाएगा, वर्ब को टच नहीं करेंगे, फुल स्टॉप, है ना। द सब्जेक्ट्स प्रेड दैट, प्रजा ने प्रार्थना किया कि राजा की उम्र लंबी हो, ये हो गया यहां पर, ठीक है। देखिए बच्चे ब्लेस जो होता है ना बच्चे, ब्लेस पता है बहुत लोगों को लगता है कि प्रेड और ब्लेस तो भैया एक ही चीज है लगभग, है ना। एक वजह समझिएगा, एक चीज समझिएगा, जब प्रेड लिखना होता है ना तो वहां पर सेड टू नहीं आएगा, याद रखिएगा हमेशा। जब आपको कंफ्यूजन लगे कि हम ब्लेस लिखें कि प्रेड लिखें तो एक बात याद रखिएगा, ट्रिक बता रहे हैं आपको हम, ट्रिक, सेड रहेगा ना, सेड रहे और अच्छी बात रहे, समझ जाइए वहां प्रार्थना किया जा रहा है। और अगर सेड टू रहे, सेड टू, जैसे यहां देखिए अगर सेड टू रहेगा तो वहां पर आप प्रेड नहीं लिख सकते हैं, आप वहां प्रेड नहीं लिख सकते हैं। ये छोटा सा एक डिफरेंस आप रख सकते हैं समझने के लिए इसको। ओके, दे सेड मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, दे सेड, है ना, उन्होंने क्या कहा, तो दे प्रेड दैट, है ना, ये उल्टा हो गया, सीधा कर दीजिए इसको, गॉड में, है ना। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, गॉड माइट गिव, है ना। अब ये देखिए यहां पर तो यू लिखा गया है, तो यू तो भैया यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हमें भी चाहिए, लेकिन यहां पर तो पर्सन है ये सेकंड, और भैया जब सेकंड पर्सन है तो ये तो जाएगा अपने ऑब्जेक्ट के पास, और यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन हो ना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से यहां पर एक ऑब्जेक्ट बिठा दीजिए, अपने मन से कोई भी एक, मी हिम हर जो लगाना लगा दीजिए, ठीक है। मी थोड़ा आसान पड़ता था, लोग मी लगा देते हैं। जब कॉमा के अंदर में यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जाएगा ना किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, और यहां क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो बच्चे अपने मन से यहां पर मान लिया जाता है कि यहां एक ऑब्जेक्ट है। अपने मन से आप कुछ भी मान लीजिए, मे हिम हर, जैसा मानेगा उसके हिसाब से चेंज कर दीजिएगा। अब बताइए जब यहां पर ऑब्जेक्ट है तो क्या हम प्रेड लिखेंगे, नहीं, तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, दे ब्लेस्ड मी, दे ब्लेस्ड मी, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट आ चुका है ना, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर प्रेड नहीं लिखाएगा। दे ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट गिव मी, ऑब्जेक्टिव केस, मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। आप यहां अगर हिम रखिएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हिम हो जाएगा। तो हमने मी रखा तो हमने मी के हिसाब से चला, देखिए बन गया सेंटेंस हमारा, दे ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट गिव मी स्ट्रेंथ, ये हुआ तरीका।
समझे? यहां बच्चे यू आपका ऑब्जेक्टिव केस था, और चूंकि सेकंड पर्सन था तो सेकंड पर्सन का काम होता है अपने ऑब्जेक्ट के पास जाना, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेट टू रहेगा तब ना ऑब्जेक्ट रहेगा, तो अपने मन से हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। ऐसा सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है। हाँ, नरेशन चैप्टर बच्चे एक दिन का चीज नहीं है, समझिए कि बहुत शिद्दत से इस चैप्टर को सीखना पड़ता है, बहुत शिद्दत से। पूरे ग्रामर में एक ऐसा ये चैप्टर है कि जहां पर बहुत घुमाव फिराव है, तो इसे कंसिस्टेंसी के साथ में सीखना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो बताइए यहां तरीका फिर गलत हो जाएगा। जब कॉमा के अंदर में सेकंड पर्सन है तो फॉर्मूला कहता है 1 2 3 SON। क्या कहता है, क्या बताया था कि जब सेकंड पर्सन है तो उसको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के पास, और जब ये गया तो यहां पर तो इसको ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ऐसा कंडीशन हो ना तो अपने मन से यहां एक ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, और डालने के बाद बनाइए फिर इसको, तब सही बनेगा। समझे? ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देता है भाई साहब। ओके, देखिए प्रे और विश, प्रे और विश ये तब लिखाता है जब वहां पर सेड टू नहीं आता है, तब सेड टू आएगा तो प्रे और विश नहीं लिखाएगा। ठीक है, एक और देखिए आपको हम क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ही सेड यहां देखिए may he be the PM of India। ठीक है, एक सेंटेंस है, देखिए एक बात याद रखिएगा, प्लेस और कर्स, दुआ और बदुआ वाला जो वर्ड है ना वो तब लिखाता है जब सेड टू लिखा रहेगा, सेड टू, तब दुआ बदुआ वाला वर्ड लिखाएगा। प्रे और विश, कौन कौन, प्रे और विश तब लिखाता है जब वहां पर सेड टू नहीं आता है। तो ही सेड, उसने कहा, मे ही बी द PM ऑफ इंडिया, कि ईश्वर करे कि वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। अब ये इसकी इच्छा भी हो सकती है, ये इसकी प्रार्थना भी हो सकती है ना। तो यहां देखिए हमको लगता है ये इसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, है ना, उसकी इच्छा है। तो हमने यहां पर लिख दिया ही विश्ड, हमने क्या लिख दिया, ही विश दैट 1 2 3 का मतलब अभी आप पूछ रहे हैं आज के क्लास में बच्चे। 1 2 3 का मतलब आपको ना पहले ही शुरुआत से ही बता दिए, लेक्चर नंबर 1 से। आपको 1 2 3 SON को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 से सीखना पड़ेगा, बीच में नहीं। ठीक है, तो ही विश दैट, आप देखिए सेंटेंस हो गया आपका सीधा, ही में, ठीक है, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का ही रह गया, मे का माइट हो गया, बी का बी रह गया, द PM ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो याद रखना है कि कर्स और ब्लेस तब लिखा जाता है जब वो सेड टू लिखा हो, सेड टू। हाँ बच्चे, नरेशन चैप्टर का कोई ट्रिक नहीं है, ये सब प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है और यहां पर आकर फिनिश होता है कि नहीं है। तो देखिए बनाते बनाते हैबिट हो जाता है कि हाँ किस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। अगर हम आज क्वेश्चन बना पा रहे इसका मतलब क्या है कि हमने भी बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा तब ना बन रहा है, बिना प्रैक्टिस किए हमसे भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। नरेशन बच्चे मुश्किल से 1 से 2 क्लास मुश्किल से चलेगा, 1 से 2 क्लास मुश्किल से चलेगा नरेशन का। कल आपका अभी टाइप 6 में हम लोग जो है टाइप 6 का हम लोग एक पार्ट कंप्लीट कर लिया ऑपरेटिव, एक बच गया है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी कंप्लीट होगा, एक्सक्लामेटरी कंप्लीट हुआ, जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा वो कंप्लीट हुआ, तो मुश्किल से 2 से 3 क्लास लास्ट, 2 क्लास खत्म होने के बाद में अंत में चलेगा प्रैक्टिस सेट, इसका प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो क्लास में कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव बना करके, जैसे एग्जाम में पूछता है ना वैसे। तो प्यारे बच्चों आज हम इस टाइप को यहीं पर रहने देते हैं। आज हमने टाइप 6 को कवर किया, टाइप 5 का हमने दूसरा टाइप कवर किया, टाइप 5 का हमने WH वाला पार्ट कवर कर लिया, इस पे आप लोग बना सकते हैं। और उसके बाद हमने टाइप 6 को भी कवर कर लिया है, यहाँ पर टाइप 6 का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया ऑप्टेटिव। अब बच्चे कल क्लास में लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब, है ना। हाँ ये हो गया देखिए ऑप्टेटिव, ये इसका ड्रिल्स हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको बच्चे होमवर्क दे देते हैं आज के लिए, होमवर्क। ये बच्चे क्वेश्चन आपके सामने, ही सेड टू मी व्हाट हैपेंड इन द क्लास, दूसरा सवाल है।
she said to him, why did you call me? Third sentence, my teacher said to me, ओके ये रहा बच्चे आज का होमवर्क आपके सामने लिखा हुआ है। He said to me what happened in the class. She said to him, why did you call me? My teacher said to me, may you become a great person. ठीक है, ये रहा बच्चे आज का होमवर्क आपके लिए। आप लोग सारे होमवर्क को अच्छे से बना लीजिएगा। बनाने से पहले आज के क्लास को बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, तब बनाइएगा। हमने आज के क्लास पर ही डिपेंडेंट आपको होमवर्क दिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। एक जो पार्ट बच गया उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर हम लोग फिर प्रैक्टिस जम के करेंगे इसका, ताकि सारे क्वेश्चन हमसे बनने शुरू हो जाए। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।